Hello everyone, I am Prerna, your mentor for UGC NET English Literature. I hope you all are doing good. आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी चल रही होगी. इसी प्रिपरेशन को एज देने के लिए आई हैव कम अप विद अ क्रैश कोर्स. लिटरेरी थ्योरी हम पढ़ेंगे. डेली एक सेशन आएगा आपके लिए और जो सबसे ज्यादा जिस सेक्शन से आपको डर लगता है और हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते. सो वी आर गोइंग टू ब्रिज दिस गैप कि लिटरेरी थ्योरी में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो. 50 to 70% ऑफ द कंटेंट हम क्लास में ही याद करके जाएंगे. इस तरीके से आई विल मेक यू स्टडी कि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन रहे एंड वी आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम इन दिस सेक्शन. क्योंकि यहाँ ये वाला जो एरिया है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है एंड कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट गेटिंग अहेड फ्रॉम अदर्स. ठीक है, तो जब हम दूसरों से बेहतर होंगे तभी हम कंपटीशन में जो है अपना परसेंटाइल अच्छा लाके क्वालिफाई कर पाएंगे. हम मेमोनिक और ट्रिक से मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें चीजें याद रहे विद मिनिमम इनपुट. क्योंकि हमें एग्जाम में आउटपुट ज्यादा देना है. हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, ये हम सभी को पता है. अगर आपकी जो प्रिपरेशन है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा. स्टूडेंट्स हु आर न्यू, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए मैं बेसिक से एडवांस तक हम इस सेक्शन जो कोर्स है इसमें पढ़ाई करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. वी आर गोइंग टू स्टडी. क्रैश कोर्स है इसलिए इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और वो वाले एरियाज जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू. तो हम देखते हैं सबसे पहले लिटरेरी थ्योरी. नाउ व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी? लिटरेरी थ्योरी का मतलब है जब हम किसी भी टेक्स्ट को एक बहुत ही डीपर एनालिसिस उसका करते हैं और बहुत सारे लेंसेस के थ्रू उसको देखते हैं. बहुत सारे लेंसेस कोई भी हो सकते हैं, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, ये सारे सेक्शंस हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं. ठीक है, अब लिटरेरी थ्योरी को समझने के लिए हम क्रिटिसिज्म का भी थोड़ा सा एक एंगल लेंगे. जैसे क्रिटिसिज्म जब हम वर्ड देखते हैं तो हमें लगता है शायद इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन होगा, पर नहीं. क्रिटिसिज्म का मतलब एक पॉजिटिव कॉनोटेशन भी हो सकता है. ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब व्हाट इज गुड एंड व्हाट्स नॉट सो गुड. सो व्हेन इट कम्स टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म वी प्रोबेबली इमेजिन क्रिटिकिंग अ वर्क इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन. हमें लगता है कि कुछ नेगेटिव ही होगा. हाउएवर द एक्चुअल मीनिंग इज किसी भी एक वर्क को रिव्यू करना, उसके गुड एंड नॉट सो गुड पार्ट्स. ठीक है, तो दोनों ही चीजें इसमें हमारी आ जाती हैं. देन वी हैव लिटरेरी थ्योरी. लिटरेरी थ्योरी में देखिए क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे. कोई भी हमारे टेक्स्ट उसके बहुत सारे लेंसेज से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. जैसे कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, ओके, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. कैपिटलाइजेशन भी उसी में आ जाता है. ओके, और इन सारी थ्योरी को हम लिटरेरी थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट को जब हम इतने सारे लेंसेज के थ्रू एनालाइज करते हैं तो हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है उन टेक्स्ट की. ओके, वैसे तो ये वाले जो लिटरेरी थ्योरी का सेक्शन है हम ब्रिटिश लिटरेचर के बाद अगर पढ़े तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है. दिसंबर टू दिसंबर के एंड में हमारे एग्जामिनेशन होने के काफी चांसेस हैं. सो यू नो आई वुड वांट यू गाइस टू हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन और ये एरियाज बहुत ही फोकस एरियाज है तो आप इनको मिस ना करें. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लें. जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्ट जो है उसमें जो जेन और उन्होंने बुक लिखी है, इनमें एक कैरेक्टर है हु इज एडवर्ड रॉचेस्टर. ठीक है, एडवर्ड रॉचेस्टर, ही मैरिड बर्था मेसन. इनिशियली वो बर्था मेसन से शादी कर लेते हैं. बर्था मेसन कहाँ पर रहती हैं? पहले अफ्रीका में रहती हैं वो. ठीक है, और शी इज गिवन द टाइटल ऑफ अ मैड वुमेन बिकॉज वो उनको लॉक कर देते हैं एक कमरे में. ओके, राइटिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, सो आई विल डिक्टेट सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. तो ओके, मैड वुमेन का कैरेक्टर इनको दिया गया है. तो हम इसको, शी वाज इन अफ्रीका अर्लियर, इसको पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. ही मैरिड हर बट स्टिल ही वाज हैविंग अफेयर विद जेन और. ठीक है, जेन आयर के साथ इनका फिर भी अफेयर था. तो हम इसको एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. हम इसको मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से या कैपिटलिस्टिक लेंस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं. तो लिटरेरी थ्योरी में द वर्क कुड बी एनालाइज्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. और हम यही जो लेंसेज हैं, यही जो हमारे थ्योरीज हैं, इनको हम इनके लिटरेरी थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारा आ जाता है न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि 1941 में जॉन क्रो रेंसम ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म, और वहीं से न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई थी.
ठीक है। तो यहाँ पर ये इट डेवलप्ड इन 1941 जॉन क्रो रैंसम। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताती रहूंगी, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चलते रहेंगे, आपका जो पढ़ाई करने का प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इट डेवलप्ड इन इंग्लैंड। ओके, द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941। The title of the work became the title of the entire movement. Movement का नाम ही न्यू क्रिटिसिज्म आ गया। अब हम देखेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक टेक्स्ट है। ओके, दिस इज अ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को हम ये कह देते हैं कि इस टेक्स्ट का हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता है, ना ही हमें इस टेक्स्ट का राइटर के बारे में पता है, ना ही इस टेक्स्ट का हमें कोई भी किस जॉनर में ये लिखी गई है इसके बारे में पता है, और अब हमें इस टेक्स्ट को एनालाइज करना है। तो अब जब इस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो हम किन चीजों पे फोकस करेंगे, इस पे जो वर्ड्स लिखे हैं, जो कंटेंट लिखा है, क्या इमेजरी यूज हुई है, क्या मेटाफर्स यूज हुए हैं, ठीक है, क्या मीटर यूज हुआ है। तो हम इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे और हम जो बैकग्राउंड है उन चीजों में नहीं कंफ्यूज होंगे, या फिर उन चीजों से हमारा माइंड ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि हमें फॉर्म एंड कंटेंट पे फोकस करना है। फॉर्म एंड कंटेंट पे फोकस करने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, हमें सिर्फ और सिर्फ द वर्ड्स रिटन ऑन द पेज, द वर्ड्स रिटन इनसाइड द बुक, उन्हीं पे सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, focus on both form and content. The title of the work became the title of the entire movement. Rather than worrying about author's background, you focus on your own reaction to the book in order to analyze. You need to evaluate the text. अब हम text को evaluate करेंगे. Okay, both of them are closely connected and cannot be analyzed separately. जैसे कि हम देखें कि चार्ल्स डिकेंस है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस में हमें क्या लगता है कि चार्ल्स डिकेंस तो किस बारे में बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन, क्योंकि वो विक्टोरियन एरा में लिख रहे थे। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, उनके जो हमने वर्क्स देखे हैं, हार्ड टाइम्स। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स को देख के हमें लगता है कि सिर्फ इन्हीं, कैपिटलाइजेशन, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर क्लास, इन्हीं के बारे में बात होगी। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि ये वर्क चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, तो हो सकता है उसमें हम एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी देखें। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरे नोट्स में दिया गया है, क्या पता उसमें स्पिरिचुअलिटी का एंगल हो। फोकस ऑन रिदम, मीटर, थीम, इमेजरी, मेटाफर, वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि हम अब टेक्स्ट पे फोकस करेंगे। तो न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं कि हमारे दिमाग में कोई भी प्रेजुडिस, कोई भी प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दिमाग में जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो हम एक इंडिपेंडेंट, हम एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नए ऑफिस में गए इंटरव्यू देने, अगर हमारी उस ऑफिस के एम्प्लॉय से पहले ही बात हो जाए और वो हमें बहुत ही नेगेटिव चीजें बता दे, तो हम वहां जाने से पहले हमारे जो माइंड में एक इमेज बनेगी कि दैट यू नो दिस प्लेस इज क्वाइट नेगेटिव, एंड वी विल नॉट हैव अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, और वी विल नॉट थिंक रैशनली, क्योंकि हमारे को पहले से ही प्री कंसीव नोशंस आ गए हैं। तो जब भी हमें किसी टेक्स्ट के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, हम कुछ चीजें पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं, एंड दैट मिसलीड्स आवर इंटरप्रिटेशन। न्यू क्रिटिसिज्म जो थे, न्यू क्रिटिक्स जो थे, उनका ये कहना था। लेकिन अगर हम उस ऑफिस में फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ इंटरव्यू देंगे, क्या पता हमें वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव लगे, क्या पता हमारे माइंड में वो सारी चीजें, नेगेटिव चीजें एंटर ही ना करें। ओके, देन वी हैव हाउ द स्कूल इज इंस्पायर्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड एंड टी.एस. एलियट। अब ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ये मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. एलियट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए, जो मैथ्यू आर्नल्ड है, द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो उनका वर्क है, ये ईयर मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, तो पता होना, अगर पता है तो बेहतर है। हम न्यू क्रिटिसिज्म पे भी एक क्रैश कोर्स करेंगे, और आपको अगर कुछ भी ऐसा लगे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, या कोई ऐसा सेक्शन लगे दैट यू वांट मी टू कम अप विद अ वीडियो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, और अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड में बहुत सारे जो हमारे मेमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू हम मेंबर्स को भी याद करेंगे। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने बोला था कि जो एक हमारा क्रिटिक है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से उनको चीजों को एनालाइज करना चाहिए। तो ये लोग ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। दैट्स व्हाई दे वर इंस्पायर्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड एंड टीएस इलियट्स वर्क। और टीएस इलियट टॉक्स अबाउट इम्पर्सनैलिटी। टीएस इलियट इम्पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। ऑथर शुड नॉट बी देयर इन द टेक्स्ट, कि ऑथर जो है वो टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। इनका एक एग्जाम्पल भी है। तो टीएस इलियट क्या बोलते थे इस वर्क में, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा था एक केमिकल रिएक्शन ली। तो जैसे केमिकल रिएक्शन में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट होता है। जैसे कि उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन ली थी और उसमें प्लैटिनम डाल दिया, जिससे वो रिएक्शन जो है थोड़ी सी फास्ट हो गई। पर जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम है, ना तो वो चेंज हुआ और ना ही वो केमिकल रिएक्शन में उसने अपना कुछ कोई भी पार्ट उसमें लीव किया। सो इट वॉज अनचेंज्ड। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि जब राइटर लिखते हैं तो उनको जो अपनी पर्सनालिटी है ना तो उसको मोल्ड करना है और ना ही अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो वर्क में आने चाहिए। सो द राइटर इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट इज ही और शी इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड ऑफ व्हाट शी और शी राइट्स। ठीक है, हालांकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट न्यूअर क्रिटिक्स इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और इनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, हम इन सारे सेक्शंस को अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि वी आर गोइंग टू कम अप विद वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। फिर मत बोलना कि जो क्वेश्चंस आए थे वो क्लास से आ गए थे, क्योंकि क्लास से क्वेश्चंस आएंगे और जो स्टूडेंट्स क्लास को अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करेंगे उनको बेनिफिट भी एग्जामिनेशन में होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दीज वीडियो, जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट हो। जब आप बैठोगे एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कि हमने क्लास में ये वाली चीजें पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट एनालिसिस क्रिटिसिज्म, आर्किटेक्चरल क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सबके बारे में बात करेंगे हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यू क्रिटिसिज्म के जल्दी से देख लेते हैं। नो इंटरटेक्सचुअल रेफरेंस, जैसे ही मैंने बताया कि जो हमारा टेक्स्ट है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता, किस राइटर ने लिखा है वो भी नहीं पता, और किस एज में लिखी गई है वो भी नहीं पता। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, वी हैव नो क्लू, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट रिटन ऑन द इनसाइड द बुक। ठीक है, टेक्स्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथर्स बैकग्राउंड। ठीक है, नहीं पता है हमें। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं जैसे शेक्सपियर का वर्क के एग्जाम्पल लिया है। अब जैसे शेक्सपियर है तो हमें क्या लगता है, भाई शेक्सपियर तो परफेक्ट है, शेक्सपियर तो फ्लॉलेस है। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर, जब भी हम, अगर आप जिसने लिटरेचर नहीं भी पढ़ा ना उससे भी आप इंग्लिश लिटरेचर बोलोगे, शेक्सपियर का नाम आएगा सबसे पहले। मिल्टन और जो हमारे और इतने सारे वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स, इनका कोई नाम नहीं लेगा। सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वो शेक्सपियर का नाम लेंगे, जिसने लिटरेचर कभी भी नहीं पढ़ा है। तो शेक्सपियर इज सो फेमस, हमें लगता है कि ये परफेक्ट है, ये फ्लॉलेस है। लेकिन अगर हम कोई भी एक वर्क पढ़ रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये वर्क शेक्सपियर ने लिखा है, तो क्या पता हम उसमें कोई ऐसी चीज देखें कि हमें लगे कि नहीं यार, ये तो और भी किसी और अच्छे तरीके से लिखी जा सकती थी, या फिर उसमें कोई हमें ऐसी कोई कमी भी लग सकती है। जो वैसे तो वी आर नो वन टू कंपेयर विद शेक्सपियर, बट ऐसा हो सकता है। जैसे जब हम रिसर्च में जाते हैं, जब हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, तो हो सकता है हमें ऐसी थीम्स मिल जाए शेक्सपियर के वर्क में जो शायद अगर हमें पता होता तो हम उनको उस पर्सपेक्टिव से उसको ना समझ पाते। ठीक है, आई रिचर्ड्स ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। वी आर गोइंग टू सी आई रिचर्ड्स एज वेल। आई रिचर्ड्स से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी मिस मत करना। नाउ टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, जब हम न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा रिवॉल्व करता है। एक होता है हमारा ऑटोटेलिक टेक्स्ट और एक होता है हमारा क्लोज रीडिंग। ऑटोटेलिक का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म एवरी टेक्स्ट इज सेल्फ कंटेंट। जो टेक्स्ट है वो हमारी सेल्फ कंटेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट है ऑथर के बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जॉनर से। ठीक है, According to new criticism, it is a deep analysis of how a literary text work. अब close reading में क्या होगा हमारा, close reading का मतलब मीटर, रिदम, फिगर ऑफ स्पीच,
इमेजेस, सिंबल्स, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रुप देखते हैं। अब ग्रुप को हम कैसे एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट विद अ ट्रिक एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट, ट्रस्ट मी। एक बार आप इसको याद कर लो, आप ये मेंबर्स कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था न्यू क्रिटिसिज्म में दो ग्रुप्स होंगे, एक हमारा ब्रिटिश का ग्रुप होगा और एक हमारा होगा अमेरिकन ग्रुप। ठीक है, अब हम इसको याद करेंगे। नाउ यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारा आया, तो मैं आपको मेमोनिक बनाना सिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में इनपुट मिलेगा। पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टी.एस. एलियट आया, ओके, टी लिख लिया। आई.ए. रिचर्ड्स आया, ए लिख लिया है। ठीक है, विलियम एम्सन, ये ब्रिटिश राइटर्स जो हैं न्यू क्रिटिसिज्म में दो ग्रुप है, ब्रिटिश और अमेरिकन। हम पहले ब्रिटिश राइटर्स को याद कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आता है विच अमंग देम इज नॉट अ ब्रिटिश राइटर और विच अमंग देम इज नॉट एन अमेरिकन राइटर। तो आपको तीन ऑप्शन इसके देंगे, एक ऑप्शन अमेरिकन या ब्रिटिश का देंगे और फिर आपको फाइंड आउट करना होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा आ गया है ई, हमने यहाँ से लिख दिया, और यहाँ पर हमारा एफ.आर. लुइस, तो इसको हमने लीव्स लिख दिया। तो टी लीव्स, टी मतलब पता ही होगा आपको, चाय। ठीक है, तो टी लीव्स। अब ब्रिटिशर्स के कैसे याद करोगे कि टी लीव्स ब्रिटिशर्स का मेमोनिक है। ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स लगाया था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको कहां से होता था, टी प्लांटेशन से होता था। तो इसलिए याद रखना कि जो ब्रिटिश थे वो टी लीव्स। तो टी से हमारा क्या होगा, टी.एस. एलियट। ई से हमारा क्या होगा, विलियम एम्सन। ए से हमारा आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, ए से हमारा आई.ए. रिचर्ड्स और लीव से हमारा एफ.आर. लुइस, जिन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन लिखा था। ओके, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, विल कम अप ऑन दिस एज वेल, इस पे भी आएंगे। तो ये हमारे मेमोनिक से हमने कितनी आसानी से याद कर लिया है। इसी तरीके से हम पूरा जो सेशन है वो लेके चलेंगे और क्लास में याद करते हुए चलेंगे, विच इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, भूल जाओगे, सच में भूल जाओगे। याद करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव देयर आर अमेरिकन राइटर्स। अब अमेरिकन राइटर्स जो है वो थोड़े से टफ हैं, बट इसको भी हम मेमोनिक बना के याद करेंगे। तो यहाँ पे क्रो आ गया। ठीक है, तो अब क्रो से मेमोनिक बनेगा पूरा हमारा। चलिए देखते हैं कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव क्रो, वी हैव ब्लैक। अब क्रो तो ब्लैक होता है, ठीक है। नाउ वी हैव क्लीन ब्रूक्स। ये सारे हमारे न्यू क्रिटिक्स ही हैं, बट ये अमेरिकन हैं, और वो वाले जो हमने पढ़े थे टी लीव्स, वो हमारे ब्रिटिश थे। अब टी लीव्स नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, TEA। दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो। जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, और अगर बेटर मेमोनिक्स बना सकते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे बाकी बच्चों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लीन ब्लैक। ओके, कंप्लीटली ब्लैक, उसको क्लीन ब्लैक भी बोल देते हैं। जैसे कोल, बिल्कुल कोल की तरह कोई चीज जब ब्लैक होती है। तो क्लीन ब्रूक्स, ओके, क्लीन ब्रूक्स, ब्लैक, RP ब्लैकमूर। देन वी हैव ब्लैक क्रो, जॉन क्रो रैंसम, जिनके वर्क से द न्यू क्रिटिसिज्म, जो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट है वो पूरा हमारा स्टार्ट हुआ था। क्रो सैट। ठीक है, कैसे आया यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पर आ गया है WK विमसैट। ठीक है, सैट ऑन एलन टेट है ना, एलन्स टेबल ऑन मंडे। ठीक है, क्लीन ब्लैक क्रो सैट ऑन एलन्स टेबल ऑन मंडे। सॉरी, आई हैव टू राइट मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखो, यू कैन कम अप विद अ बेटर मेमोनिक एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी मोर क्रिएटिव देन मी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे आई कैन ऑल्सो सी यू गाइज क्रिएटिविटी, उसको हम देख सकते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया करो, उससे आपकी हेल्प ज्यादा होगी जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल टेक योर क्वेरीज, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा,
बोथ वेज, इट विल बी बोथ वेज, ठीक है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे भी अगर जितना रिस्पॉन्स मिलेगा, आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू कम अप विथ मोर वीडियोस, ठीक है। अब हमारा आ जाता है द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। इसमें क्या होगा, न्यू एरिस्टोटेलियंस के बारे में हम देखेंगे। तो जो न्यू एरिस्टोटेलियंस थे वो क्या करते थे, हमारे इनको क्रिटिसाइज करते थे, जो हमारे न्यू क्रिटिक्स थे उनको क्रिटिसाइज करते थे। दे वर अगेंस्ट न्यू क्रिटिक्स, दे वर प्रोफेसर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ओके। These professors wanted to bring radical transformation in the stream of humanities. This is also called New Aristotelianism due to its strong emphasis on Aristotle concept of plot, character and genre. अब जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है, इसको भी हम मेमोनिक से याद करेंगे। अभी ये मत देखो, जब मैं बताऊंगी तब अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो या फिर पहले एक बार ग्रुप के मेंबर्स को देख लेते हैं। तो इसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को देखेंगे। वी हैव आर एस क्रेन, एल्डर ऑल्सन, रिचर्ड मैक्योन, नॉर्मल मैक्लियन एंड बर्नार्ड फीनबर्ग। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, वी हैव रिच, ठीक है, वी हैव रिच, देन वी हैव एल्डर, एल्डर ऑल्सन, ठीक है। ये वो ग्रुप के मेंबर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते थे न्यू क्रिटिक्स को, ठीक है। क्योंकि जो भी स्कूल ऑफ थॉट है उसके अगेंस्ट भी राइटर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था, डिस्कोर्स चल रहा था, तो आपको ये चीजें मिलेंगी कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये चीज बोलता है, दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करता, वो उसको चैलेंज करते हैं। तो उसके बाद वी हैव एल्डर बर्नार्ड वीनबर्ग को हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे ब्रदर लिख लिया है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट लगेगा बट याद करने के लिए हेल्पफुल है। मैकलियन को हमने लिख लिया है दैट ही बॉट अ मैकबुक। एल्डर रिच एल्डर ब्रदर बॉट मैकबुक एंड क्रेन, क्रेन थोड़ा सा वेग है बट मुझे इसको यहीं पे एडजस्ट करना था, तो सो आई हैव पुट इट हियर, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये मैं कोई भी ड्रॉट लर्निंग प्रमोट करने के लिए नहीं करा रही हूँ, ये जो याद करा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, जिससे आपका रिटेंशन लंबे वक्त तक, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहे, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर इन सब चीजों की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, उसका जो नाम है आप सर्च करना, प्रेरणा यूजीसी नेट इंग्लिश, ठीक है। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, वहां पे डेली जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो भी मैं डाल दूंगी, और जो क्लासेस का जो लिंक है वो भी वहीं पे जाएगा। सो यू विल स्टे ट्यून, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और कर लेना, लाइक भी कर देना वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर आपको कुछ ऐसा लगे दैट you want me to do some modification. I am flexible enough to do any modification if it is helpful for your guys, because my sole purpose is to contribute and to make your preparation easier, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगह हम जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी हेल्प नहीं हो रही है, हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज को मैंने भी फेस किया था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। So the sole purpose of making this channel and launching this initiative of crash course is to help in your preparation for December 2024 attempt, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स क्या करते थे, ये क्रिटिसाइज करते थे न्यू क्रिटिक्स को, क्योंकि वो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था पोएटिक्स में, ठीक है, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, जो एरिस्टोटल का हमारा कॉन्सेप्ट था। तो एरिस्टोटल चैप्टर 6 में पोएटिक्स की क्या बोलते थे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। एरिस्टोटल इन चैप्टर 6 ऑफ पोएटिक्स वो कहते थे कि किसी भी एक जो स्टोरी है उसमें प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड प्लॉट इज द सोल, ठीक है। उन्होंने सोल किसको बोला था, प्लॉट इज द सोल ऑफ एनी ट्रेजेडी। They were against new critics. They were professors, ये well learned people थे, ठीक है, from University of Chicago. These professors wanted to bring a radical transformation in the stream of humanities. एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे जो कि हर एज के राइटर्स, पुराने जो एज के राइटर्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, ठीक है। यही चीज हम मॉडर्न्स और पोस्ट मॉडर्न्स में भी डिफरेंस देखेंगे। इसी तरीके से हम न्यू क्रिटिक्स और फॉर्मलिज्म में भी डिफरेंस देखेंगे, हम साथ में डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे,
ठीक है, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एरिस्टोटल। वो एरिस्टोटल को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उनके कॉन्सेप्ट के प्लॉट, कैरेक्टर, जॉनर। तो जो एरिस्टोटल थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, प्लॉट में, ठीक है, किस टाइम पीरियड में सेट है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अगर आप लोगों ने ये सब पढ़ा है तो आपका रिविजन हो रहा होगा, आई एम श्योर। और मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ एडवांस्ड पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दे पब्लिश्ड अ मैनिफेस्टो विच इज नोन एज क्रिटिसिज्म एंशिएंट मॉडर्न बाय आर.एस. क्रेन, ठीक है। तो उन्होंने ये मैनिफेस्टो पब्लिश किया था क्रिटिसाइज करने के लिए, और एक टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग ने लिखा था, इसको भी इन्होंने इसमें इस वर्क में क्रिटिसाइज किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस वर्क में उन्होंने कौन से वर्क को क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया था? टॉम जोन्स को। दे ग्रू फ्रॉम एरिस्टोटल पोएटिक्स, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर 6 में, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। दे सेड इट इज इंपॉर्टेंट टू लोकेट इंडिविजुअल टेक्स्ट विद इन अ जॉनर। एक जॉनर में, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ज्वाइन करना। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जिससे हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया हो जाए, ऐसा शिकागो स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। They said it is important to locate individual text within genre, and you can only identify a text by looking at the genre intention of the writer. They focus to look at plot, character and thought. इन सब चीजों पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। अब हमारे विलियम एम्सन और ये आ जाएंगे। हम राइटर्स को कल अपने सेशन में लेने की जो है अपने कल वाले सेशन में लेंगे सभी राइटर्स को। आई होप कि अभी तक का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा हम इसको समराइज करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी में क्या होता है? डिफरेंट लेंसेज से हम किसी भी वर्क को एनालाइज करते हैं। उसके अंडर हमने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा। न्यू क्रिटिसिज्म हमारा कब शुरू हुआ था? जॉन क्रो रैंसम जो था, उन्होंने अपना वर्क लिया था द न्यू क्रिटिसिज्म, उससे इस मूवमेंट का नाम रखा गया इन 1941। ईयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये टी.एस. इलियट और मैथ्यू आर्नल्ड से इंस्पायर्ड थे। इनमें हमने दो ग्रुप्स पढ़े हैं, एक अमेरिकन पढ़ा है और एक हमने ब्रिटिश पढ़ा है। ब्रिटिश में कौन कौन से थे? हमने टी लीव्स से पढ़ा था, टी फॉर टी.एस. इलियट, ई फॉर विलियम एम्सन, ए फॉर आई.ए. रिचर्ड्स एंड लीव्स फॉर एफ.आर. लुइस। देन हमने उनका सेकंड पढ़ा, अमेरिकन राइटर्स पढ़े थे, जिसमें हमने क्लीन ब्रूक्स, ब्लैक मूर, ओके, क्रो, जॉन क्रो रैंसम, सैट, विमसैट, और हमने मोनरो के बारे में पढ़ा था, सैट ऑन मोनरो ऑन एलन स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे राइटर्स को रिकॉल कर रहे हैं। और फिर हमने कौन से मोनिक से पढ़ा था? हमने शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा, जो इनको क्रिटिसाइज करते थे, न्यू क्रिटिक्स को। न्यू क्रिटिक्स सिर्फ फॉर्मर कंटेंट पे फोकस करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करते थे। पर जो हमारे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट थे, वो कहते थे कि नहीं, हमें सिर्फ फॉर्म एंड कंटेंट नहीं, हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जॉनर को भी लेके चलना था, क्योंकि वो एरिस्टोटल के पोएटिक्स से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। जिनके मेंबर्स को हमने कैसे पढ़ा था? रिच एल्डर ब्रदर, ठीक है। रिच से हमारे कौन से हैं? रिच से वी हैव रिचर्ड मैकियन, देन वी हैव रिच एल्डर ब्रदर, बॉट, मैकबुक एंड क्रेन, ठीक है। इससे हम इनको आर.एस. क्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप का। तो इस तरीके से हम इनको याद करने की हमने आज के सेशन में कोशिश की। एंड डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends if you find it helpful. And for more videos like this, stay tuned on my channel, because I will be coming off with n number of videos on literary theory and on British literature and many more sections of our English literature. So thank you so much and stay tuned, and I hope कि प्रिपरेशन आप अपनी जितनी अच्छी आपके चल रही है, आप आगे भी उसी एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।